हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी लोकवाणी 10 स्टैंडर्ड दूसरी इकाई पोएम नंबर 8, जिसका नाम है ऐसा बसंत कब आएगा। ठीक है, आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम क्या है बच्चों? ऐसा बसंत कब आएगा। और इसके कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कवि का परिचय जानेंगे, उसके बाद गद्य संबंधी जानेंगे, कविता रीड करूँगी, कविता रीड करने के टाइम जो भी कठिन शब्द आएंगे वो मैं बताऊँगी, भावार्थ बताऊँगी। उसके बाद चैप्टर जो पोएम है उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी रहती है बच्चों, जो स्वाध्याय दिया रहता है वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। टोटल पूरा चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। जैसे कि 56 पेज पे जो स्वाध्याय दिया गया बच्चों वो पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा आपको। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है ऐसा बसंत कब आएगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? ऐसा बसंत कब आएगा। उसके कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जहाँ भी कठिन शब्द आएंगे आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें करनी है, तो ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे बच्चों। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके वीडियो में देखेंगे तो ही आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, सिर्फ सुनने से डाउट नहीं क्लियर होता है, वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1907 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1986 में हुई थी। ठीक है, परिचय जान लेते हैं। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के ज्ञाता थे। अपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीति में भी भाग लिया था इन्होंने। प्रमुख कृतियां हैं बच्चों अंतिमा, पूर्ण्या, बलिपथ के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर, काव्य संग्रह आदि इनकी कृतियां हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम पद संबंधी जान लेते हैं। प्रसिद्ध गीत में मिलिंद जी का कहना है कि सुख सुविधाओं का अमीर गरीब सबका समान अधिकार है। जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वास्तविक वसंत आ सकेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा संदेश देना चाहते हैं इस कविता के जरिए। चलिए हम भी पढ़ते हैं और समझते हैं पूरी तरह से क्या संदेश है इनका। ठीक है, तो कुछ शब्द संसार दिए गए बच्चों वो जान लेते हैं पहले हम। प्रसून यानी कि फूल, सर्जन यानी कि निर्मित, रचना, रण यानी कि लड़ाई युद्ध, पुलक यानी कि प्रेम या हर्ष। ठीक है बच्चों, चलिए कविता स्टार्ट करती हूँ पढ़ना मैं। ऐसा बसंत कब आएगा जब मानवता के मन उपवन का हर प्रसून खिल जाएगा। ऐसा बसंत कब आएगा। बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर जगन्नाथ जी ने। चलिए इसके कठिन शब्द भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर वन यानी कि जंगल है, लिख लीजिए बच्चों। वन यानी कि जंगल, उपवन यानी कि बगीचा, उपवन यानी कि बगीचा, प्रसून यानी कि फूल। कठिन शब्द लिख लीजिए। जो भी कठिन शब्द आएंगे मैं बताती जाऊंगी, तो दोहा जब स्टार्ट होगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से इन कठिन शब्दों को लिख के रखिए अपने टेक्स्ट बुक पर या नोटबुक पर, जिससे आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भावार्थ। ठीक है, चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं। ऐसा बसंत कब आएगा। यहाँ पर मिलिंद जी जो है कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल जाएगा, ऐसा बसंत कब आएगा। तो कहते हैं कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सभी का समान अधिकार होना चाहिए। कवि के अनुसार जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सच्चे अर्थ में वसंत का आवागमन हो जाए, यानी कि बसंत सही में आएगा। मानवता रूपी वन उपवन पर खिलने वाला हर फूल जो है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली होगी और सही में उस समय वास्तविकता में वसंत ऋतु जो है वो
उसका आवागमन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम विवरण का पा नव योमय जीवन, हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा, ऐसा बसंत कब आएगा। चलिए इस कविता की जो लाइनें हैं इनके कठिन शब्द देख लेते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर सर्जन यानी कि निर्मित से है, सर्जन यानी कि बच्चों निर्मित से है, रचना से है। अभाव यानी कि कमियाँ, ठीक है, अभाव यानी कि कमियाँ, और सम यानी कि समान, विवरण यानी कि बांटना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं, इसके भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पतझड़ में पेड़ जो पत्ते रहते हैं बच्चों झड़ जाते हैं, पेड़ जो है वो पड़ विहीन हो जाते हैं, यानी कि उसमें पत्ते होते कुछ रहते नहीं, फल फूल रहता है ना, हरे भरे रहते, कुछ नहीं रहता उसमें। उसी प्रकार मानव जीवन भी अभाव रूपी पतझड़ से भरा हुआ है। तो मानव का जीवन जो है अभाव रूपी यानी कि कमियां हैं कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में, वो भी पतझड़ से भरा हुआ है। जब मानव अभाव का विजय प्राप्त कर के हेतु संघर्ष रूपी नवनिर्माण युद्ध से विजयी हो जाता है, यानी कि जब उसकी ज़िंदगी में कमियां ही कमियां रहती हैं, उसके बाद भी वो संघर्ष करके नवनिर्माण युद्ध में विजय हो जाता है, यानी कि जीत जाता है, और सुख सुविधाओं के समान विवरण को प्राप्त करके नवयोमय जीवन रस पा लेता है, यानी कि सुख सुविधाओं को पा लेता है वो, तब प्रत्येक मानव रूपी सुमन के हृदय पर संतोषमयी मधुर मुस्कान बरसने लगती है। तो हर मानव जो है, हर मानव के मुख पर मुस्कान बरसने लग जाती है, संतोष रूपी मुस्कान बरसने लग जाती है। जब ऐसा होता है तब वास्तविक में क्या होता है, वसंत ऋतु का आवागमन होता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये से पंक्तियों के भावार्थ कंप्लीट होते हैं, आगे की पंक्तियों को हम देख लेते हैं। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रसादों ही का नहीं कुटी का, आंगन भी तो है आंगन, सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंद सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ देख लेते हैं हम। तो ऐसे बसंत कुछ चले गए, प्रसादों का नहीं कुटीर का, आंगन भी तो है आंगन, सुख दुख पर होता समान, यानी कि प्रसाद यानी कि महल, कुटी यानी कि घास फूस की झोपड़ी को कहा गया है। ठीक है बच्चों, हर मानव के उर में स्पंद सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा बसंत कब आएगा। उर यानी कि हृदय, स्पंद यानी कि धड़कन या कांपना, पुलक यानी कि हर्ष या खुशी से है। ठीक है, चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं बच्चों हम। अभी कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा कोई बसंत आए और चले गए, मतलब कई बसंत ऐसे आए और चले गए जिसमें बसंत की बहार का किसी को पता भी नहीं चलता है। उन बसंतों से निर्मित सुख सिर्फ महल में रहने वाले लोगों के पास ही सीमित है, यानी कि बहुत सारे बसंत आते हैं और चले जाते हैं, उसमें बहुत सारे जो महल में रहने वाले लोग हैं उन्हें ही मिल पाते हैं, सीमित लोगों को मिल पाते हैं। झोपड़ी में रहने वालों लोगों के पास उस बसंत की महक तक नहीं पहुंच पाती। जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास बसंत की महक नहीं पहुंच पाती। आखिर झोपड़ी का आंगन भी तो आंगन होता है। यह बहुत सुंदर बात कही है कवि ने कि झोपड़ी का जो आंगन होता है बच्चों, वो भी तो आंगन होता है, अर्थात झोपड़ी में रहने वाले भी तो इंसान ही होते हैं, फिर उन्हें क्यों बसंत के सुखों से वंचित रखा जाता है, यानी कि क्यों उन्हें बसंत का सुख भोगने को नहीं मिलता है। सुख दुख का मानव हृदय पर समान प्रभाव पड़ता है। जब हमारे ऊपर सुख आता है तो अमीर हो या गरीब, सभी सेम सिचुएशन होती है, चाहे उसके बाद दुख आए तो भी हम सेम हैंडल करते हैं दुख को। उसी तरह से मानो हृदय का समान प्रभाव पड़ता है ना, मानव के दिल पर समान प्रभाव पड़ता है, चाहे व्यक्ति महल में रहे या झोपड़ी में रहे, आखिर उसके हृदय में धड़कन तो होती ही है। ऐसे क्षण को कौन भुलाएगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रेम एवं हर्ष से प्रफुल्लित हो जाए। जब ऐसा होगा तब वास्तविक बसंत का आवागमन होगा, यानी कि सही में तब बसंत जो है आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ कुछ शब्द आए हैं बच्चों, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची आपको लिखना है मानव। मानव का पर्यायवाची क्या होता है? मनुष्य होता है। क्षण का पर्यायवाची क्या होता है? समय होता है। लिख लीजिए आप लोग, पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है। चलिए बताइए, सामान, सामान का उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग पहले लगाते हैं और प्रत्यय बाद में लगाते हैं, पता ही होगा आपको। तो समान का उपसर्ग क्या होगा? असमान, ठीक है। और प्रत्यय युक्त शब्द क्या होगा? समान का समानता बन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए बताइए, प्राण, प्राण का उपसर्ग क्या होगा? पता है किसी को? निष्प्राण। लिख लीजिए आप लोग, प्राण का उपसर्ग क्या होगा? निष्प्राण। और प्राण का प्रत्यय युक्त शब्द क्या होगा? प्राणहीन, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। और कुटीर का वचन परिवर्तन क्या है, पता है आपको? कुटी का वचन परिवर्तन क्या होगा? कुटिया। और आंगन का आंगन, ठीक है। तो इस तरह से ये शब्द आते हैं, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और है विलोम शब्द। चलिए बताइए, सुख का क्या होगा विलोम शब्द? दुख होगा। और प्रसाद का क्या होगा विलोम शब्द? कुटी होगा, ठीक है। प्रसाद यानी कि महल, कुटी यानी कि झोपड़ी को कहा गया है, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए आगे के पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित बसंत, होगा जन जन के जीवन में साकार विलुप जब वह अनंत। जब मनुष्यों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा, ऐसा बसंत कब आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस कविता के कठिन शब्द पहले देखेंगे, उसके बाद भावार्थ देखेंगे, उसके बाद इस कविता से जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम सब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित बसंत, होगा जन जन के जीवन में साकार विलुप जब वह आनंद। यानी कि विलुप्त यानी कि अधिक, विलुप्त यानी कि अधिक, लिख लीजिए। उसके बाद आया है, जब मनुष्यों का जग भू पर ही अभिनय नंदन बन जाएगा, ऐसा बसंत कब आएगा। अभिनय यानी कि नवीन, अभिनय यानी कि नवीन, ठीक है बच्चों। चलिए इससे हम लोग भावार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मानवतावादी है, वह सभी के मंगल और खुशहाली की कामना करते हैं। जो कवि हैं हमेशा सबके मंगल और खुशहाली की कामना करते हैं। उनके वास्तविक वसंत का स्वप्न देखा। उन्होंने किस चीज़ का स्वप्न देखा बच्चों? वास्तविक वसंत का स्वप्न देखा, यानी कि सही में वसंत का स्वप्न देखा है जो उनके मन में सीमित है। जब वह वास्तविक वसंत सभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से विलुप्त मात्रा के अंत काल तक खिलेगा, तब मानव की दुनिया इस सुंदरधारी पृथ्वी पर अभिनव नंदन करेगी, यानी कि डांस करेगी। तब पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा, सर्वत्र आनंद ही आनंद रहेगा, यानी कि सब जहाँ पर आनंद ही आनंद रहेगा। जब ऐसा होगा तो वास्तव में क्या होगा? वसंत ऋतु का आवागमन होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। जन जन के जीवन में यह होगा, क्या होगा? बसंत जो कुछ लोगों के लिए सीमित था, लिखा है, ठीक है। समझ में आया सबको? यहाँ पर जन जन जो है वो युग्म शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए। और मनुज का तत्सम शब्द है, तद्भव रूप लिखना है, तो मनुज का क्या हो जाएगा? तद्भव रूप मानव हो जाएगा, ठीक है। और चलिए ये बताइए, अभिनव, अभिनव का उपसर्ग क्या होगा? अभि हो जाएगा, ठीक है। अन्य शब्द क्या बनेगा? अभिनेता और अभिजीत बन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए ये बताइए, भू का पर्यायवाची किसी को पता है? भू का पर्यायवाची भूमि, और साकार का पर्यायवाची आकार युक्त, ठीक है। और अनेकार्थी शब्द पता है आपको? नंद, नंद का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? आनंद देने वाला पुत्र। और लिंग परिवर्तन बताइए। नंदन, नंदन का नंदनी, और कवि का कवित्री, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे के पोएम्स देख लेते हैं हम। सबका समान रवि है, शशि है, सबका समान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव हैं, सबके समान हो भू गगन। कब न युग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा बसंत कब
आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस कविता के भावार्थ देख लेंगे और कठिन शब्द देख लेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबका समान रवि है, शशि है, सबका समान मुक्त पवन, सारे मानव आदि मानव है। यानी कि रवि यानी कि सूर्य को कहा गया है और शशि यानी कि चंद्रमा को कहा गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। कवि के अनुसार सुख सुविधा पर अमीर गरीब सभी का समान अधिकार होता है। जिस प्रकार सूर्य चंद्र यो मुक्त विचरण करने वाले पवन पर सभी का समान अधिकार होता है, उसी प्रकार से चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे महल में रहने वाला हो चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, यदि सारे मानव मानव है तो वह सबका भूमि गगन पर समान अधिकार, यानी कि जैसे जिस तरह से हमें सूरज पर चंद्र पर या हवा जो चलती है उस पर समान अधिकार होता है ना, वैसे ही सबका समान अधिकार होना चाहिए। जब मानव युग समानता पर आधारित नव संस्कृत को अपनाएगा तब नई विश्व व्यवस्था निर्माण होने में देर नहीं लगेगी। जब ऐसा होगा तो वास्तविक वसंत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। सबका समान रवि है, शशि है, ये तात्पर्य मतलब क्या होता है, लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि सबका समान रवि है, शशि है, तो इसका तात्पर्य क्या है। तो आपको लिखना है सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सभी का समान अधिकार होता है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सभी का समान अधिकार होता है। दूसरा क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ पर, नई व्यवस्था स्थापित होने में देर नहीं लगेगी, यानी कि इसका मतलब क्या लिखेंगे आप, जब आज का यह नवयुग समानता पर आधारित नव संस्कृत को अपनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन रहे हैं, वो भी बता देती हूँ। पवन यानी कि पावन। ठीक है, पवन यानी कि पावन। और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आया है बच्चों, मुक्त। मुक्त यानी कि स्वतंत्र। गगन यानी कि आसमान। व्यवस्था यानी कि प्रबंध को कहा गया है। और आपको तत्सम शब्द ढूंढ कर लिखना रहेगा, जो दिए गए हैं उसमें से तत्सम शब्द ढूंढ कर लिखना रहेगा। तो यहाँ पर रवि तत्सम शब्द है, शशि तत्सम शब्द है, पवन तत्सम शब्द है और नौ जो है वो भी तत्सम शब्द है। वचन परिवर्तन आपको पूछा जाएगा बच्चों, संस्कृत का परिवर्तन बताइए, तो संस्कृतियाँ लिखना है आपको। व्यवस्था का व्यवस्थाएं लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सबको दे भोजन वसन भवन, जिसमें जीवन में रस छाए, खिल जाए अधर हंस दे आंखें, ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ देख लेते हैं, उसके बाद पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबको दे भोजन वसन भवन, जिसमें जीवन में रस छाए, खिल जाए अधर हंस दे आंखें, ऐसा वसंत जग में आए। वसन यानी कि वस्त्र, अधर यानी कि होठ को कहा गया है। चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। कवि की कामना है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए भरपेट भोजन, शरीर पर रहने के लिए वस्त्र, ना रहने के लिए घर उपलब्ध हो, यानी कि रहने के लिए घर उपलब्ध हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद और खुशियां का निर्माण हो। इस धरती में ऐसे वास्तविक वसंत का आवागमन होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर क्या दिखेगी बच्चों, खुशियां दिखेंगी, झलकेंगी। उसके अधर यानी कि होठ प्रसन्नता से खिल जाएंगे, उसकी आंखें जो हैं वो हंसेंगी, हंस कर आनंद विभोर हो जाए, यानी कि खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसे खुशहाल समृद्ध संपन्न वसंत ग्रीष्म शशि में वसंत कहलाएगा। सचमुच जब ऐसा होगा तो वास्तविक वसंत का आवागमन होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड। कभी ऐसा वसंत चाहता, कैसा वसंत चाहता है, जिसमें सबको भोजन मिले, जिसमें सबको भवन मिले, सबको वस्त्र मिले और सबके जीवन में रस छा जाए। ठीक है, तो कभी कैसा वसंत चाहता है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। वसन का पर्यायवाची वस्त्र होता है। और उपसर्ग चलिए बताइए, अच्छा मुझे रस का उपसर्ग क्या होगा बच्चों, रस का
नीरस लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पर्यायवाची चलिए बताइए। अच्छा, अधर का पर्यायवाची क्या होता है? होठ। और आंखें का पर्यायवाची क्या होता है? नयन। और भवन का पर्यायवाची क्या होता है? मकान। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये पोयम जो है कंप्लीट होता है। चलिए इसके स्वाध्याय कर लेते हैं। पोयम का जो रिलेटेड स्वाध्याय है, पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए। आप लोग पेज नंबर 56 ओपन कर लीजिए, वो सारे कंप्लीट कराने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करनी है। कवि ऐसा वसंत चाहता है, संजाल पूर्ण करना है। कवि ऐसा वसंत चाहता है, मैंने आपको बताया ना कैसा वसंत चाहता है कवि, वो आपको लिखना है, ठीक है। वो 4 बॉक्स दिए गए हैं, चारों बॉक्स को आपको कंप्लीट करना है, वो लिखना है आपको। चलिए मैं बताती हूँ आपके आंसर। चलिए उत्तर लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, उसके उत्तर लिखते जाइए। वीडियो पॉज करके आराम से इसके उत्तर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला आप लिखें, जहाँ सभी मनुष्यों की भूमि और गमन समान हो। नंबर 2 लिखिए आप लोग, सभी को भोजन वस्त्र और घर मिले। नंबर 3, सबके अधर यानी कि होठ खिले हों और आंखें हंसने लगे। और नंबर 4 लिखिए, सबके जीवन में रस छा जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको उत्तर कंप्लीट होता है। वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखना है, अधर और आंखें। चलिए इसके उत्तर देख लीजिए बच्चों। तो अधर का पर्यायवाची क्या होता है? होठ होता है। और आंखें का पर्यायवाची नयन और नेत्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बच्चों, अंतिम 7 पंक्तियों के भावार्थ आपको लिखने हैं। 7 पंक्तियों जो लास्ट का पैराग्राफ है उसके भावार्थ आपको लिखने हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्वाध्याय का 1 पे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर तुलना करना है आपको प्राकृतिक वसंत का और कवि के मन की कल्पना का वसंत का। यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं। एक बॉक्स में आपको प्राकृतिक वसंत का लिखना है, दूसरे बॉक्स में आपको कवि मन की कल्पना का वसंत आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन तुलना करना है यहाँ पर। चलिए इसके उत्तर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके उत्तर इस तरह से है। तो आपको पहले लिखना है, तो प्राकृतिक वसंत का लिख लेते हैं पहले हम लोग। पेड़ पौधे नए पत्तों से भर जाते हैं। ठीक है, और नंबर 2 पे लिखना है आपको, वन उपवन में नए फूल खिल जाते हैं। नंबर 3 लिखे, सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। नंबर 4 है, प्राणी पृथ्वी पर नंद वन आ जाता है। ठीक है, और कवि के अनुसार क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं। तो कवि के अनुसार जो मन की कल्पना है उसमें है, सभी के आंगन में खुशियों का फूल आ जाता है। नंबर 2 पे लिख लीजिए, मनुष्य के मन में प्रसून खिल जाता है। और नंबर 3 लिख लीजिए, सभी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। और नंबर 4 पे लिख लीजिए, पृथ्वी पर सभी को समान अधिकार मिले। ठीक है, ये है कवि की कल्पना का वसंत। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके इसका उत्तर लिख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर लिखिए। क और खा दिया है बच्चों। वसंत के अलावा पद में 2 ऋतुएं लिखनी है, और खा में आपको लिखना सबके लिए समान है। ठीक है, 2-2 पॉइंट आपको सबके लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, निम्न शब्दों में कविता में उपयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 देख लेते हैं। 2 का क और खा देख लेते हैं। तो यहाँ पर का है, वसंत के अलावा पद में उपयुक्त 2 ऋतु कौन से आए थे? ग्रीष्म ऋतु और शिशिर ऋतु आए थे। ठीक है, और खा है, सबके लिए समान है, रवि और शशि। ठीक है, हमने पढ़ा था रवि और शशि सबके लिए समान है, हवा सबके लिए समान है। तो आपको 2 उत्तर यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 पे जाएंगे। लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर कविता में उपयुक्त समानार्थी शब्द आपको चुनकर लिखना है। कमी, हंसी, फूल, महल, मनुष्य, चाँद, वस्त्र, मन। ठीक है, ये समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसका वही उत्तर। तो कमी यानी कि अभाव, हंसी यानी कि खुशी, फूल यानी कि प्रसून, महल यानी कि भवन, मनुष्य यानी कि मानव, चाँद यानी कि शशि, वसन यानी कि वसन, वस्त्र यानी कि वसन, मन यानी कि मानस। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे हम लोग। शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना है। ठीक है, जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो। नंबर 2 है, जिसका शोषण किया जाता है। नंबर 3 है, बिना थके। नंबर 4 है, जिसका अंत नहीं है। ठीक है,
तो ये शब्द समूह का एक शब्द आपको लिखना है। चलिए इसके उत्तर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जिसका कोई निश्चित सीमा है, सीमित है। नंबर 2 है जिसका शोषण किया जाता है, शोषित। नंबर 3 है बिना थके, अथक। और 4 है जिसका अंत नहीं है, अनंत। ठीक है, तो ये पोएम यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और लास्ट तक बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों।